हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण संवाद, जिसके रचयिता है कवि तुलसीदास जी। हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। उत्तर होगा, देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपकी क्या विशेष लगाव है और क्यों है? हमें असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। तीसरा है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखे। यानी परशुराम जब क्रोध कर रहे थे तो उस समय लक्ष्मण भी बहुत क्रोध में आ गए थे और दोनों में जो आपसी प्रतिक्रिया हुई उनको अपने भाषा में लिखना है। देखिए, उत्तर होगा, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान है, वही दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यानी राम लक्ष्मण का जो परशुराम का जो वाला सेंटेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा उसी को संवाद में लिखना है। देखिए, उत्तर होगा, लक्ष्मण कहता है, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? परशुराम बोलता है, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फारसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फारसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पदांश के आधार पर लिखिए। देखिए क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बला भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहन दिन्ही, सहसा बाहुज दिन्ही निहारे, छेद निहारे परशु बिलो कुम महीप कुमारा, मातु पिता ही जनी सोच बश करही, महिष किशोर गर्वंध के अर्भ का दलन, परशु मोर अति घोर। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया कि परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा है उसको लिखना है। तो परशुराम ने अपना विषय में इतनी सारी बातें को कहा है। अब आइए देखते हैं इनका मीनिंग को। देखिए, परशुराम जी कह रहा है कि परशुराम अपने विषय में कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात है। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फारसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए वे, हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए? उत्तर होगा, देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। पहला है, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देता है, व्यर्थ में अपना वखान नहीं करते। दूसरा है, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा है, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। तीसरा है, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते। अगला है, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम का फिक्र न कर
निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार को लिखें। यानी साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होना चाहिए, यानी आपका अंदर विनम्र स्वभाव वाला भी होना चाहिए। उत्तर होगा देखिए, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी व उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए यानी हिंदी व्याकरण। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनुसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इसका व्याख्या होगा देखिए, इसका प्रसंग क्या होगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। भाव होगा देखिए, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फारसे को देखकर डर जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ म कुब्बड़ बतिया कोहू नहीं, ते तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बहाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका देखिए प्रसंग होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। यानी भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है जो तुम्हारी तर्जना देखकर मुरझा जाए। हम बालक अवश्य है, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करे। अगला क्वेश्चन है देखिए, गाधी सनु का हृदय हसी मुनहि हरि अरे सूझ, अयमया खाड़ा न उखमऊ, अजहू न बूझ अबूझ। इसमें प्रसंग में बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्ति में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। भाव क्या होगा देखिए, परशुराम बार बार कहते हैं मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं, गाथी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं या तो लोहे से बनी तलवार की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। अगला क्वेश्चन होगा देखिए, पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। यानी तुलसी जी का जो भाव सौंदर्य है, कैसे इतना सुंदर वर्णन किया है, उसके ऊपर 10 लाइन लिखना है। उत्तर होगा देखिए, तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरित के बालखंड से ली गई है। तुलसीदास ने इनमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में भी लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद का मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए है देखिए, पहला है बहु धनु ही तोरी लरिकाई में क्या बोल रहे हैं कि कबहू नसी रीस किन्ही गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में यानी बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। नेक्स्ट है मातु पिता ही जानी सोची बस करसी, महिष किशोर गर्दम्ब के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर, मेरा फारसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश
कर देता है। अयमया खाड़ना उखमऊ अजहू न बूझ अबूझ। यहाँ पर विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मनी व्यंग करते हुए कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे, उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, वे लोहे की तलवार की गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालुक बोली बधौ नहीं तो ही, यहाँ पर क्या है अलंकार है, बालुक बोली यानी ब ब ब, ये तीनों में ब है, इसलिए ये क्या है अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, यानी एक से अधिक बार ब आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कोटि कुलिश सम वचनु तुम्हारा। यहाँ पर जो है कोटि कुलिश यानी क है इसमें और क है और वचन तुम्हारा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या है अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर उसमें बोला जा रहा है कि उपमा अलंकार भी है। यहीं पर कोटि कुलिस श्रम, यहाँ पर कोटि कुलिस श्रम वचनों में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक वचनों को व्रज के समान बताया गया है। यानी यहाँ पर कोटि कुलिस को किसके समान बताया गया है, कोटि कुलिस यानी कोटि को कुलिस के समान बताया गया, यानी वचन यानी कोटि कुलिस सम वचन यानी एक इस ब्रज के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में बार बार जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, अर्थ भिन्नता नहीं है। यहाँ पर जो बार बार है वो कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लखन उतर आहुति सरीस भृगु बरकोपु कृषाणु वचन बोले रघुल कुल भानु। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। और उसी के बाद है उत्तर आहुति सरीस भृगुबानु में कृषाणी में उपमा अलंकार है। और जल सम वचन यानी इसमें भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन के जल के समान कार्य कर रहे हैं। अब देखिए रचना अभिव्यक्ति यानी हिंदी व्याकरण। पहला है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष विपक्षों में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर होगा देखिए पक्ष में विचार। क्रोध बुरी तरह बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध देखते रहे तो न्याय की रक्षा कैसी होगी। अब देखिए विपक्ष में विचार बोल रहा है कि क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा, उनका क्रोध देखकर आप और क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध में आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से पहले आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी अपव्यय हो सकता है। इस अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता अगर उस सिचुएशन में आप होते तो। उत्तर होगा देखिए मेरा व्यवहार राम लक्ष्मण के बीच का होता। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर करता किंतु उनका अपमान न करता। शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह ही विनम्रता और शांति से उन्हें समझाता। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता को लिखिए। उत्तर होगा देखिए इस प्रसंग में मुझे अपनी तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरे रहते थे, क्योंकि उनके जैसा सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा या सुना होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए। उत्तर होगा देखिए हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता है सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था। किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह अवस्था हो गई।
राजीव की सहायता करने के बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे, परंतु राजीव किसी से कुछ न कहता, न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता था। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते, उसे तंग करते रहते, हर समय पढ़ाई में मग्न रहता था और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम आया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वाले का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सिल दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंग वाले विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ है। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमताओं नहीं बल्कि प्रतिभा को आंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। उत्तर होगा देखिए, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था और एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी पर न जाने की वजह से पीट रहे। हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर होगा देखिए, आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।